नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, बाजार में एक कमीज। इस अध्याय में हमें एक कमीज की कहानी बताता है कि यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म होती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगने वाले को सुपर बाजार के में कमीज बेचने खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा है। क्या इससे आपको बराबर लाभ होता है या कुछ दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? आपके विचार में बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? इसकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है? कुरनूल के कपास उगाने वाली एक किसान। स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत से कपास उगाती है। कपास के पौधों पर डोडे पक रहे हैं, उसमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडो जिससे रुई भारी है, एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के बीज और खाद कीटनाशक आदि खरीदने के लिए ऊंची ब्याज पर 2,500 कर्ज लिए। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर दिया था। उसने स्वप्ना से वादा किया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। स्वप्ना व्यापारी के परिसर में उसने आदमी कई बोरे तोल रहे थे। 1,500 प्रति क्विंटल के हिसाब से 6,000 की हुई। व्यापारी ने हुए ऋण का ब्याज 3,000 काट लिए और स्वप्ना को 3,000 दे दिए। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की। आप देखिए इस बारे में कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। रोड में दुकान। व्यापारी, अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतने भी नहीं देंगे। मेरा विश्वास है, ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। सबना, नाराज मत होइए, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार फसल इतनी आमदनी हो जाएगी, कुछ महीने गुजारना चल सकेगा। इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में साप्ताहिक 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के सबसे विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार के कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों के बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। पहला, बाजार में यह व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए, जिन्हें वे ऑर्डर मिलते हैं और अन्य लोगों से सूत खरीद लाते हैं। दूसरा, कपड़ा बुनने के लिए बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं। इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करके रखने के लिए उन्हें अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर ली। इस तस्वीर में आप ऐसे ही घर पर रखे हुए पावर लूम को देख सकते हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाता है। इस तस्वीर में बुनकर
शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। इडोर के पास बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे थे? व्यापारी, बुनकर, निर्यातक। बुनकर व्यापारियों पर किस तरह पर निर्भर थे? दादन व्यवस्था। बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने में जो ऑर्डर मिलता है उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टता दो लाभ होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वह ऑर्डर देते हैं क्या कपड़ा बनाया जाता है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वह किसके लिए बना रहे हैं और वह कहाँ किस कीमत पर बेचेगा। यदि बुनकर खुद शोध खरीदार बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? चर्चा कीजिए। क्या इसी तरह के दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? अपने इलाके में इस संबंध में जानकारी इकट्ठा करें। अपने इलाके में शहरी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि व्यवसाय में पता लगाइए ये किसके लाभ के लिए स्थापित की गई हैं। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। पूरे कार्य द्वारा महीने में लगभग 3,500 ही कमा पाते हैं। बुनकर सहकारी संस्थाएं। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों से निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इनके लिए पर मूलन बुनकरों की सहकारी संस्थाओं से कपड़ा लेती है। इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर कोऑप्टेक्स नाम दुकानदारों माध्यम से बेचती है अपने शहरों में, या शायद कहीं ऐसे ही दुकान देखी होगी। एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाक रही है। विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वाले से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्या स्वीकार कर लेते हैं? वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं? दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यातक को करने का कारखाना। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने के लिए कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यातक करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी कारखानों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप ऐसे व्यापारी हैं जो स्टोर श्रृंखला चलाते हैं। बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वह माल देने वाले न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं, साथ ही सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता व समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं के काम पर क्यों रखा गया होगा? मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर अपने विचार में मजदूरों के लिए कुछ उचित भुगतान की मांग कीजिए।
नीचे दिए गए कमीज के चित्र को दिखाया गया है। व्यापारी कितना मुनाफा हुआ और किसको कितना खर्चा उठाना पड़ा। यह कमीज लगभग 600 है। इस चित्र में जानिए कि इस कमीज की कीमत में क्या क्या शामिल होता है। मजदूरों का भुगतान। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इन कीमत में $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज की $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गारमेंट फैक्ट्री के मजदूर गारमेंट्स के निर्यातक और विदेशी बाजार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया, तुलना करके पता लगाइए। व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है? अपने विज्ञापन वाला अध्याय पढ़ा है, चर्चा कीजिए। व्यापारी प्रत्येक कमीज पर विज्ञापन के लिए 300 की राशि क्यों खर्च करता है? बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता की सुपरमार्केटिंग के खरीदार से जोड़ती है। श्रृंखला के हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर याद करते हैं कि कौन लोग होते हैं जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ? लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही है। कुछ लोग ने बाजार में कम लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने में कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्हें बहुत कम काम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? बाजार और समानता। विदेशी व्यापारी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। उनकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहता है। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा है कि कपास उगाने वाली छोटे किसान और इंडोर के बुनकरों ने अपनी कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमा पाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो अपने आप को दूसरों के बराबर कैसे समझेंगे? क्या आप जानते हैं कि आप रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उसके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है? अभ्यास। स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में ना बेचकर व्यापारी को क्यों बेचा? वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात, उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन करें। मजदूरों के साथ न्याय होता है? ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिन्हें हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज़, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकता है। चर्चा कीजिए वस्तु बाजारों में किस श्रृंखला से होती है, आप तक पहुंचती है। क्या आप सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं उन्हें इस वस्तु के उत्पादन और व्यापार की मदद की होगी? यहाँ दिए गए 9 कथनों को सही क्रम में कीजिए। फिर नीचे बनी कपास की डोरियों की चित्र की सहायता सही कथन के अंक भर दीजिए। पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही भर दिए गए हैं।